अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूँ मिसबा सुहेल और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। मीन के ह्यूमन में होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो किस तरह से मूव करता है। ठीक है, आपको मैंने होम्योस्टेसिस के बारे में पहले जो है वो कम्प्लीटली बता दिया हुआ है कि होम्योस्टेसिस क्या होती है। मीन के इंटरनल जो कंडीशन होती हैं उनको मेंटेन रखना होता है। मीन कि बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है वो बैलेंस रहें। ठीक है, तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है, मीन के टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर बैलेंस हो। ठीक है, इसके साथ साथ हमने देखा कि जो इनके ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखना है, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है उसको जो है वो मेंटेन रखना होता है। इसके साथ साथ जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, और मीन के यूरिन वगैरह, एक्स्ट्रा वाटर है। ठीक है, ये जो है वो बॉडी से रिमूव करना होता है। बॉडी से रिमूव क्यों करना है? क्योंकि बॉडी को जो है बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है उसको होम्योस्टेसिस पे जो है वो यानी कि इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना होता है। होम्योस्टेसिस जो है ह्यूमन में, इसमें अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जैसे कि यानी को जो कम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनकी तरह ही ह्यूमन का जो होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है इसमें भी यानी कि हाईली डेवलप्ड सिस्टम होता है होम्योस्टेसिस के लिए। ठीक है, अब होम्योस्टेसिस के लिए इसके जो कौन कौन से सिस्टम जो इसमें जो है वो रोल प्ले करते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाता है लंग्स। ठीक है, यानी कि लंग्स जो हैं ह्यूमन बॉडी में ये भी होम्योस्टेसिस में एक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज है स्किन। ठीक है, स्किन भी होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करती है। और नेक्स्ट है किडनी। ठीक है, मीन के हम यहाँ पे कहते हैं कि जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है वो ह्यूमन में वो कैसे होता है, लंग्स के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है और किडनी के थ्रू होता है। अब जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, लंग्स के बारे में आपको पता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उसको हमारी बॉडी से ये रिमूव करते हैं। ठीक है, यानी कि ये रिमूव हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, लंग्स ने इनको बॉडी से रिमूव करवाना होता है। आपको पता है कि जैसे ही जब हम यानी कि इनहेल करते हैं, मीन के एयर को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, और फिर जो है वो ऑक्सीजन अंदर जाती है। ठीक है, भी सारा जो हमने इसका सिस्टम पढ़ा के इनके ट्रेकिया से, फिर जो है वो ब्रोनकाई से, फिर ब्रोंक्यूल, फिर यानी कि लास्ट पे ये जो एल्विलाई होते हैं वहाँ पे गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं। मीन के ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ कर जाती है, और जो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो दोबारा जो एल्विलाई से जो है वो हम कहते हैं कि जो लंग्स में आ जाती है, और लंग्स से दोबारा वही सिस्टम करते हुए ये हमारी बॉडी से रिमूव कर जाती है। मीन के जो लंग्स हैं ये भी होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करते हैं। इन्होंने करना क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उसको हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर इसकी जो अमाउंट है उसको बैलेंस किया जाए। समझ आ गई इस चीज़ की। नेक्स्ट है स्किन। अब जो स्किन है ये भी होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करती है। इसने करना क्या होता है कि इसने हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है। ठीक है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की। यानी कि ठीक है, यानी कि हमारी स्किन ने हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। इनकी इंटरनल कंडीशन जो होती है टेम्परेचर की उसको यानी कि मेंटेन रखना है, ना तो ज़्यादा होने देना है और ना ही जो है वो कम होने देना है। मीन के इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वही इसको जो है वो मेंटेन रखना होता है स्किन ने। नेक्स्ट है किडनी। तो किडनी ने वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको रिमूव करना होता है। वाटर के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे साल्ट्स यानी कि एक्स्ट्रा वाटर है। वाटर के साथ साथ यहाँ पे हैं सॉल्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है।
ठीक है। ये जो हमारी ब्लड के अंदर यानी कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है इसको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर देना होता है और हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को जो है वो मेंटेन करना होता है। समझ आ गई इस चीज़ की कि होम्योस्टेसिस जो है वो ह्यूमन में किन प्रोसेस के किन सिस्टम्स के थ्रू होती है, लंग्स, स्किन और किडनी के थ्रू। ठीक है। लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है वो जो एक्सेस अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उसको बॉडी से रिमूव करके बॉडी को जो है वो बॉडी के अंदर इसकी अमाउंट को बैलेंस करना होता है। फिर स्किन ने हमारे टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है। और जो किडनी है, किडनी ने वाटर को, साल्ट को, ठीक है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, मीन के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो सारे जो है वो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। वो किसके थ्रू होता है? किडनी, क्योंकि किडनी का ही वर्क होता है यूरिन प्रोड्यूस करना। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि यानी कि इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्किन है वो किस तरह से वर्क करती है, यानी कि स्किन जो है ये किस तरह से हमारी बॉडी, हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और जो है वो होम्योस्टेसिस में किस तरह से रोल प्ले करती है। अब आपको पता है कि जो स्किन है हमारी स्किन, इसकी 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है। स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर्स होती हैं। अब जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। अब ये जो एपिडर्मिस होती है बच्चे, इसमें हम यहाँ पे कहते हैं कि ये क्या है? ये हमारी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है। हमारी बॉडी की आउटर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। अब ये जो है एपिडर्मिस, इसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो नहीं होती। समझ आ गई? ठीक है। इसमें जो है वो ब्लड वेसल वगैरह नहीं होती, यानी कि हेयर्स नहीं होते। और इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ये जो डिफरेंट यानी कि इसके जो प्रोडक्ट्स चीज़ें हैं वो इसके अंदर नहीं होती। समझ आ गई? यानी कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारी स्किन है, स्किन की लेयर्स कितनी होती हैं? 2 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। अब ये जो एपिडर्मिस है ये है क्या? ये हमारी यानी कि स्किन की जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। यानी कि हमारी स्किन की जो सबसे आउटर वाली लेयर होगी, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। इसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती। समझ आ गई इस चीज़ की? अगर नेक्स्ट हम बात करें कि जो इसकी जो सेकेंड वाली लेयर है वो कौन सी होती है? सेकेंड वाली लेयर को बच्चे बोलते हैं डर्मिस। ठीक है। क्या बोलते हैं? डर्मिस। अब ये जो डर्मिस है हम इसमें कहते हैं कि एपिडर्मिस के जो बाद वाली लेयर होती है, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इनर लेयर होती है। ठीक है। इनर लेयर। ठीक है। ये है हमारी बॉडी की इनर लेयर। अब ये जो इनर लेयर होती है इसके अंदर बच्चे यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की? साथ में हम कहेंगे कि जो सेंसरी नर्व्स होती हैं इनकी एंडिंग्स भी होती हैं सेंसरी नर्व्स की यहाँ पे। मीन कि आपको पता है कि जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उन्होंने जो है वो यानी कि स्टिमुलस को यानी कि रिसीव करना होता है, फिर नेक्स्ट जो है वो मैसेजेस को आगे जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है। यानी कि सेंसरी जो नर्व्स होती हैं इनकी एंडिंग भी होती हैं इसके अंदर, डर्मिस के अंदर। ठीक है। सेंसरी नर्व्स एंडिंग। ठीक है। ये भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे कहेंगे कि इसमें जो है वो स्वेट ग्लैंड भी होते हैं। फिर हम कहेंगे कि इसमें ऑयल ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं। समझ आ गई? इसमें जो है वो हेयर्स भी होते हैं। ठीक है। इसमें जो है वो फैट सेल भी होते हैं। समझ आ गई? यानी कि हमारी स्किन की जो है वो लेयर कितनी होती हैं? 2 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर को हमने एपिडर्मिस बोला। एपिडर्मिस जो है वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है और जो एपिडर्मिस के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं होता। ठीक है। वो जस्ट जो है वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब जो नेक्स्ट जो हमने बोला कि ये दूसरी जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं? डर्मिस है। ये इनर लेयर होती है। इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी होती हैं, इसमें स्वेट ग्लैंड भी होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं, हेयर्स भी होते हैं और फैट सेल्स जो हैं वो सारे इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। अब अच्छा ये जो है इसका अगर हम फंक्शन देखें कि हमारी स्किन का फंक्शन क्या है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका वो ये है कि इसने रेगुलेट करना होता है आवर बॉडी टेम्परेचर। समझ आ गई इस चीज़ की?
यानी कि इसने हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है। अब ये रेगुलेट किस तरह से करती है, मीन के अब हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन कैसे रहता है, यानी कि बाहर जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, मीन कि हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारा बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो ज़्यादा क्यों नहीं होता। तो फिर अब हम यहाँ पे ये या फिर जो है वो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो यानी कि डाउन कर जाए तो फिर हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो डाउन क्यों नहीं होता। तो इसमें हमारी जो स्किन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें जो फैट सेल्स होते हैं ना बच्चे, जो फैट सेल की थिन लेयर जो है वो यहाँ पे एक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक एज अ इंसुलेट जो है वो वर्क करती है, यानी कि हमारे डर्मिस को इंसुलेट कर देती है, वो इंसुलेटर के तौर पर जो है वो वर्क करेगी। समझ आ गई। यानी कि जो फैट सेल्स होते हैं इनकी थिन लेयर होती है, इसकी जो थिन लेयर है ना उसने क्या करना होता है, डर्मिस को इंसुलेट कर देना है। मीन के इंसुलेट क्या होता है, मीन के जो इंटरनल जो टेम्परेचर है, जो इंटरनल जो हीट है वो लॉस नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे ये एक जो है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है हमारी बॉडी के यानी कि हमारी स्किन के ऊपर। तो जो इंटरनल साइड पे जो टेम्परेचर है वो यानी कि डाउन जो है वो नहीं हो सकता, मीन के वो इंटरनल जो हीट है वो लॉस नहीं हो सकती। किसकी वजह से, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर जो फैट सेल्स होते हैं इनकी इसकी जो थिन लेयर होती है वो डर्मिस को इंसुलेट कर देती है। मीन के जो आउटसाइड पे टेम्परेचर है वो इनसाइड इंटर नहीं हो सकता, यानी कि उसकी वजह से जो है वो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकता इनसाइड का। और अगर जो है वो इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के यानी कि अकॉर्डिंग जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो डर्मिस को इंसुलेट कर देती है। तो जैसे जो देखो कि अगर जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि सर्दी लगती है या फिर जो है वो यानी कि जब हम अचानक से डर जाते हैं तो हमारी जो स्किन के ऊपर जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट हो जाती हैं। मीन के अब यहाँ पे हम कहते हैं कि एकदम से जब हम डर जाते हैं तो फिर जो हमारे जो हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल ऊपर की तरफ यानी कि ऊपर जानब जो है वो इस तरह से स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं गॉसी बम्स। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है कि ये जो है वो एक हम कहते हैं कि वार्म एयर का ब्लैंकेट होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो वार्म एयर का एक ब्लैंकेट्स है। ठीक है, अब इसने करना क्या है, ये वार्म एयर का ब्लैंकेट है। ठीक है, अब ये हमारी स्किन के ऊपर जो है वो आ जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटरनल जो कंडीशन होती है वो मेंटेन रहती है, मीन के जो है वो इंटरनल जो हीट होती है वो लॉस नहीं होती। समझ आ गई इस चीज़ की। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी स्किन है ये यानी कि कूलिंग इफेक्ट भी जो है वो देती है। ठीक है, मीन के ये हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमें जो है वो प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब जो है वो हमारी स्किन जो है वो कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोवाइड करती है, तो जैसे कि देखो जब हम जो है जो यानी कि स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो कूलिंग जो है वो फील करती है। समझ आ गई इस चीज़ की। यानी कि जैसे ही जब बहुत ज़्यादा जो है वो यानी कि गर्मी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि हमारी जो स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और स्वेटिंग के दौरान अब आपको देखा होगा कि जब स्वेटिंग होती है जैसे ही यानी कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कूल जो है वो फील करती है। ठीक है, और ये हम यहाँ पे कहते हैं कि यही जो है वो हमारी स्किन का फंक्शन है कि ये जो है वो हमें कूलिंग जो है वो इफेक्ट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और आपको पता है कि जो इवेपोरेशन ये जो यानी कि एक्स्ट्रा जो वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर वो भी जो है वो इनके कुछ फॉर्म में स्वेटिंग के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन हो जाती है, वाटर एक्स्ट्रा जो वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर वो इवेपोरेशन के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को जो है वो कूलिंग जो है वो प्रोवाइड होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे कहेंगे कि जो स्वेट जो प्रोड्यूस होता है यानी कि ये जो स्वेट है स्वेटिंग जब होती है तो इसमें बहुत सारे जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं
वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, और तो साल्ट्स हैं, वाटर, ठीक है, ये भी जो है वो स्वेटिंग के थ्रू जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। समझ आ गई इस चीज़ की। नेक्स्ट देखें तो लंग्स है कि लंग्स जो है वो किस तरह से होम्योस्टेसिस में वर्क करते हैं। लंग्स ने किस तरह से होम्योस्टेसिस में वर्क करना होता है, तो इसमें हम कहते हैं कि जो आपको पता है कि लंग्स है, मैंने अभी पहले भी बताया कि जो लंग्स हैं इसने क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। मीन के जो आउटसाइड से ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो दाखिल हो जाती है, और अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो जो लंग्स हैं इसने हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। क्या करना होता है इसने, यानी कि जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, इसको क्या करना है, इसने मेंटेन करना है। समझ आ गई इस चीज की, ठीक है। अब ये है कि सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है वो हमारे रिस्पायरेटरी सेंटर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आपको पता है कि हमारे जो ब्रेन के अंदर जो रिस्पायरेटरी सेंटर होता है वो किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। जैसे ही सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, मीन के जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और फिर हमारी जो यानी कि लंग्स हैं इन्होंने क्या करना होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ से डिफ्यूज कर देना होता है, यानी कि जो टिश्यू से, यानी कि टिश्यू से कहाँ चली जाती है ये, यानी कि ब्लड में, और फिर ब्लड से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव कर जाती है। मीन के पहले जो है ये टिश्यू में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ठीक है, टिश्यू से ये डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड में, ठीक है, और फिर ब्लड से ये कहाँ चली जाती है, लंग्स में, और फिर लंग्स से आगे जब हम जैसे ही हम जो है वो सांस को बाहर निकालते हैं तो फिर लंग्स के से बाद में ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, रिमूव फ्रॉम बॉडी। समझ आ गई इस चीज़ की, ठीक है। इस तरह से जो लंग्स, ये अगर आपने इनके इसको कम्प्लीटली पढ़ना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो किस तरह से रिमूव होती है, तो आप मेरा जो है वो पहला जो लेक्चर था, यानी कि हमने फर्स्ट चैप्टर में इसका लेक्चर मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों को समझाया हुआ है कि किस तरह से जो है वो वर्क करता है ये सारा सिस्टम। तो आप मेरा वो लेक्चर जो है वो लाजमी देखिएगा, तो मैं उसका जो लिंक है उस लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। आप जो है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं मेरा वो लेक्चर, तो इसको अच्छे तरीके से जो है वो आप समझ सकते हैं। बहुत इजी जो है वो आपको समझ आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी से रिमूव होती है, और ऑक्सीजन जो है वो किस तरह, यानी कि लंग्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।